A very good evening to all the SV atoms. I hope all of you are doing really great. I think स्लाइड का कलर थोड़ा भड़कम भड़कम हो गया, बट इट्स ओके. अगली 2 मिनट की स्लाइड के बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी. ठीक है, एक बार मैं अगली स्लाइड देख लेती हूँ. हर्ष, ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना. चलो कोई बात नहीं. सो गाइज, मैं फालतू बातें नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें सीधा बता देती हूँ कि वेलकम टू दिस पर्टिकुलर चैनल विच इज अनअकैडमी एटम्स, जहां पर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी. ग्रेड 11th वालों को भी, ग्रेड 12th वालों को भी, एज वेल एज ड्रॉपर्स को भी. और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जहां पर हम एक बहुत फास्ट ट्रैक पे रिविजन करने वाले हैं. सो 2 वीडियोस ऑलरेडी तुम देख चुके हो. दिस इज योर थर्ड वीडियो. टॉपिक का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम आज पूरी पूरी डिटेल में खत्म कर देंगे अच्छे से. एक और चीज बोल देती हूँ, आज की क्लास में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, वट एवर वी विल बी स्टडिंग इन टुडेज क्लास, फॉर श्योर, वापस मैं इस चीज को रिपीट करती हूँ, फॉर श्योर ये चीज पेपर में आती ही आती है. मतलब मैं कोई भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं करूंगी जिसकी वेटेज कम है. सो जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली ये सेशन इसलिए नहीं है कि तुम बस यही पढ़ के चले जाओ जेई मेन में कि मैम बल्ले बल्ले अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है. ये सेशन एक रिवीजन के तौर पे तुम जरूर यूज कर सकते हो कि तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, बट लास्ट मोमेंट रिवीजन तुम्हें करनी है. तो प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज सेशंस. ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन के साथ. बाय द वे, जो बच्चे मुझे जानते नहीं हैं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की. तुम्हें जानकर एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि सीबीएसई के साथ साथ जेई की तैयारी अच्छे से करी जा सकती है. दोनों में रैंक एज वेल एज परसेंटेज बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है. ये कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैम हम तो सीबीएसई के लिए पढ़ ही नहीं रहे थे, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज तुम्हारी टीचर खुद एक IIT रुड़की की पास आउट है, एज वेल एज आई वाज सीबीएसई स्टेट टॉपर 10th एज वेल एज 12th, दोनों साल में, दोनों ग्रेड्स में. ठीक है, इसके साथ साथ आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद KVPY फेलोशिप. मैंने तुम्हारे साथ पूरा अपना बचपन डिस्कस कर दिया. जिस दौर से तुम अब गुजर रहे हो, उस दौर से मैं पहले गुजर चुकी हूँ. नहीं तो ऐसे बूढ़ों वाला साउंड होता है, बट ठीक है. मैं हूँ तुम्हारी सीनियर, है ना. मैं भी 11th 12th ऐसे ही बिताया मैंने तुम्हारे जैसा. तो कहने का मतलब ये है कि भाई, जब मैं मेरे जैसे एक सिंपल इंसान कर सकता है, तो तुम तो डेफिनेटली कर ही सकते हो. तुम तो बहुत एडवांस लोग हो, है ना. चलो, एंड टीचिंग करियर की बात करूं तो लास्ट 7 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चों को पूरा गाइड किया है. ठीक है, रिगार्डिंग माई स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर यू कैन वॉच ऑल माई स्पेशल क्लासेस. ये कोड दे देती हूँ तुम्हें. You can use this code Sakshi Live to watch all the special classes. You do not have to pay anything. These special classes are totally free of cost. More details about the special classes I will let you know at the end of video. नहीं तो अभी फिर तुम बोलते हो कि मैम पढ़ाते हो नहीं, बातें ही करते रहते हो. वीडियो के लास्ट में मैं स्पेशल क्लास के बारे में बता दूंगी, अनअकैडमी के बारे में बता दूंगी. सो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, वो लास्ट में सारी चीजें सुन सकते हैं. ठीक है, अभी मैं काम की बात करती हूँ, विच इज आर रिविजन, आर फास्ट ट्रैक रिविजन फॉर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. जैसे ये भाई भागम भाग करी जा रहा है, ऐसे ही भागम भाग हमें रिविजन करनी है, बट आई विल मेक श्योर हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक. S ब्लॉक की तुम्हें रटी हुई है बचपन से, एल्कली की NS1 और एल्कलाइन अर्थ की NS2, है ना. P ब्लॉक की तुम्हें रटी हुई है NS2, NP1 to 6, NP1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, टोटल ग्रुप 13 से 18 तक कर सकते हो. पेपर में ये दोनों नहीं आती हैं, पेपर में आती है D ब्लॉक एलिमेंट्स की, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है F ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. D में होता है N-1 D, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और NS में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. और F ऑर्बिटल की कॉन्फिगरेशन देखो, F जो होता है वो N-2 होता है, D जो होता है वो N-1 होता है, और लास्ट वाला होता है NS2. ठीक है, सो दीज आर द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ S, P, D एंड F ऑर्बिटल एलिमेंट्स. समझ आ गया, F ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हो. इसके साथ साथ मैं ये बता देती हूँ, अगर तुम एटॉमिक नंबर देखो, 58 से 71 और 90 से 103, ये दोनों रेंज तुम्हें याद होनी चाहिए.
58 से 71 वालों को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, 90 से 103 को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता, पेपर में आ जाता है इनमें से कौन सा एलिमेंट लैंथेनॉइड है, तुम्हें एटॉमिक नंबर ही नहीं याद होता तो तुमसे आंसर नहीं होता। याद रखना 58 से 71 लैंथेनॉइड्स है, 90 से 103 एक्टिनाइड्स है। समझ आ गई ये चीज, बहुत सिंपल थी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो है हमारे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 4 टाइप के हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। कोवेलेंट रेडियस की, अगर दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। आयनिक रेडियस क्या होता है, अगर एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब वो कैटायन बन गया, उसके सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस ले लो, उसको कैटायनिक रेडियस, या फिर अगर एनायन का रेडियस ले लो तो एनायनिक रेडियस बोलते हैं, है ना। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, जो हमारा मेटेलिक क्रिस्टल होता है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में जो हमारे कर्नल्स, फिक्स्ड कर्नल्स होते हैं, उन दो कर्नल्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ले लो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। लास्ट वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, कोई भी दो एटम्स अगर फ्रीली घूम रहे हैं, उन्होंने ओवरलैपिंग नहीं करी है, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड कर दो 2 से, उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। कौन सा रेडियस सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो है हमारे व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी और उनके ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। जैसे एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो नीचे जाते हैं साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में साइज छोटा होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स जिन पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, सबसे पहला देख लो नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स ज्यादा होंगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज, अगर किसी भी एटम, किसी भी आयन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, साइज बढ़ जाएगा, ये बात भी याद रखो। बॉन्ड ऑर्डर, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, केमिकल बॉन्डिंग, इस पॉइंट को अभी के लिए स्किप कर देते हैं, वी विल स्टडी इट टुमारो इन द नेक्स्ट चैप्टर। पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा, मतलब अगर किसी आयन में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करेंगे, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इन दोनों में से एक डिस्कस कर देती हूँ, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई थिंक स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में तुम जानते हो कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फालतू फंड के इलेक्ट्रॉन्स ना होते, अगर नहीं होते, तो न्यूक्लियस पूरी अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता। बट क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे फालतू के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने नहीं देते। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अब इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो कम हो गया, ठीक है। बट कहने को तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है तो उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, मतलब वो ज्यादा खींचेगा, एटॉमिक रेडियस कम। ये थोड़ा सा फास्ट हो गया क्योंकि ये रैपिड फास्ट ट्रैक रिवीजन है। जिन बच्चों को इस चीज को स्लोली समझना है, मेक श्योर यू आर वॉचिंग द क्रैश कोर्स, जो मैंने इस चैनल पर 45 डेज में क्रैश कोर्स कराया था, वहां पर सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस कर रखी। रिवीजन के तौर पे हमें थोड़ा सा फास्ट तो देखो होना पड़ेगा ही, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एटॉमिक रेडियस के ही केस में हम डिस्कस करते हैं वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। कोई भी दो स्पीशीज उठा लो, F माइनस और नियॉन उठा लो, O2 माइनस उठा लो, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम देखो डिफरेंट है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को अगर एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे लगाना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सोचना जहां पर प्रोटॉन ज्यादा, जहां का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम, जहां एटॉमिक नंबर कम, जहां प्रोटॉन्स कम, उस स्पीशीज का साइज ज्यादा। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैंने डिस्कस कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और इनके ट्रेंड्स के बारे में, इनके फैक्टर्स के बारे में देखना। मान लो एक हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है और वो भी ग्राउंड स्टेट में है। एक गैसियस एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ये उसका न्यूक्लियस। उसका जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर उस लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है
तो हमें जो भी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी. So the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of a gaseous isolated atom is known as its ionization energy. अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया, नाउ लेट मी डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी. सोचो, अगर एकदम बड़ा सा मोटू सा एटम है तो उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा. तो मैं बोल सकती हूँ अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलना इजी हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा. आगे देखो, अगर न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है उससे ऑपोजिट इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट का होता है. अभी पिछले पॉइंट में हमने समझा. ठीक है, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तुम्हें ट्रेंड्स पता होने चाहिए, तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज थिंग्स पता होने चाहिए. अगर इतना क्लियर है तो कोई भी बेशक क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से कर लोगे. बट अगर ये चीजें तुम्हें नहीं आती हैं तो मेक श्योर अभी ही इस लेक्चर को पॉज करो. 45 डेज क्रैश कोर्स में मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लगभग 1.5 से 2 घंटे में पढ़ाई थी. वहां जाओ, वापस उस चैप्टर को पढ़ो या एटलीस्ट वापस उस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ो, वापस आके रिवीजन करना. ये चीज कर कर जानी ही जानी है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बड़े ध्यान से समझना. वापस से मैं बात करती हूं एक गैसियस आइसोलेटेड एटम ग्राउंड स्टेट में है. अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक एनायन बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना वो एटम, एनर्जी गेन भी हो सकती है, एनर्जी लूज भी हो सकती है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा. जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज टेकिंग प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, अब इसी के साथ मैं कंटिन्यू करती हूँ. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों एक ही चीज है बट इनका साइन अलग अलग है. मान लो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ऑपोजिट है. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव कहते हैं. दोनों एक ही चीज है वैसे. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं सोचो. अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल हो जाएगा ना. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. ठीक है, आगे देखना. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर ये डायरेक्ट है तो ये ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, है ना. सो ये तीनों पॉइंट्स भी हमारे क्लियर हो गए. आई होप ये चीजें क्लियर हैं. मूविंग ऑन टू, अब हम धीरे धीरे लास्ट ऑफ द चैप्टर पे आ रहे हैं. इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम चैप्टर तो ये था ही नहीं कि तुम इससे डर जाओ. एक इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़कर जानी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है. देखना, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है. ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखा है. बट शेयरिंग के बावजूद भी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेंटर में नहीं पड़े रहेंगे. इनमें से जो कोई एक एटम चंट होगा, देखो साक्षी मैम की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं बदतमीज. इनमें से जो भी एटम बदतमीज है ना, जो थोड़ा सा चंट है, वो क्या करेगा, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा. अभी भी बी का उन पे होल्ड है बट ए का होल्ड ज्यादा होगा. तो ऐसे एटम को, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इस एटम को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड दिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से गेन कर लेता है. वहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. समझ आ गया. जो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो होता है फ्लोरीन और क्लोरीन. इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन. और इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, वो है क्लोरीन की. ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है, डिटेल में जाना है तो क्रैश कोर्स वाली वीडियो देख लो. अदरवाइज जिनको याद है बस ये पॉइंट याद रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है,
नाउ आई थिंक दिस विल बी द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। उसके बाद मैं तुम्हें स्पेशल क्लास के बारे में बताऊंगी। ये स्लाइड बता रही है हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। आई थिंक मैं ये बहुत बार ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार जेई में पूछा गया है। याद रखना, हमारे जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, Na2O हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो मेटल के ऑक्साइड्स है, Na2O2 बनाते हैं परऑक्साइड, ठीक है, ये जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं। तो ऐसे याद रख लो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। जैसे मैं नमो सर का एग्जाम्पल हमेशा लेती हूँ, नमो सर का नाम है NaMO, है ना, बट मैं उनको NaMO लिखने की बजाय NMOA जरूर लिखती हूँ। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नमो सर अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपका नाम थोड़ा सा खराब कर दिया। बाकी आपका नाम इतना बढ़िया है कि हमें ये याद ही हो गया, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक, ठीक है। नमो सर फैंस मेरे ऊपर ना वो नहीं करना कि हॉय मैम ने ऐसे कर दिया। नमो सर दोस्त है यार अपने, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, हंस नो मरो। अगर हंसोगे नहीं तो मर जाओगे। हंसना इज लाफिंग गैस N2O, नो इज NO और मरो इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीन होते हैं हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल वो होते हैं जो ना तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जो बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो जिंक ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल ले लो Al2O3, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम मेरे से गारंटी ले लो वो कहीं ना कहीं इन्हीं के चारों तरफ घूमता रहेगा। समझ आ गया? सो आई थिंक दैट्स इट। यही तक आज सारे के सारे मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने थे। जितना भी मैंने अभी तक तुम्हें बोला, इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो जो लास्ट मिनट रिवीजन है ना, वो जरूर कर जाना। जो बच्चे बाद में इन वीडियोस को देखेंगे, बेशक तुम 1x पे, 1.5, 2x पे देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके जाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो ओके, यहां तक चीजें अगर समझ आ गई है, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू थोड़ा सा फर्दर। चलो, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी स्पेशल क्लासेस के बारे में, ठीक है। अनअकैडमी पर तुम देखोगे कि बहुत सारी, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली वॉच द स्पेशल क्लासेस जो मैंने ली हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बट ये जितनी भी स्पेशल क्लासेस है ना, ये सारी लॉक्ड है। लॉक्ड है का मतलब ये कि इनको अनलॉक करने के लिए, ताला खोलने के लिए एक चाबी तुम्हें चाहिए। अब वो चाबी कोई पैसा नहीं है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, रादर यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव। अगर ये कोड यूज करोगे, एंड आई थिंक जितने भी मेरे SV एटम्स हैं, आई थिंक यू ऑल विल फील रियली प्राउड टू यूज दिस कोड साक्षी लाइव, बिकॉज एक अपनेपन वाली फीलिंग तो आती है अगर SV एटम साक्षी लाइव कोड यूज करते हैं, है ना। सो ये कोड यूज कर सकते हो। मैंने जितनी भी स्पेशल क्लासेस ली हैं, यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दो स्पेशल क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस ली हैं एक बार देख लो। सारी की सारी इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, लगभग 270 रिएक्शंस मैंने अपनी क्लास में हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिख लिख के 270 रिएक्शंस मैंने तुम्हें क्लास में कराई हैं। सारे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स, लगभग 98 ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हमने डिस्कस किए थे। पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की रिवीजन भी हमने अपनी क्लासेस में करी है। साथ साथ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है। एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, कितने सारे पेपर हमने डिस्कस किए थे क्लास में। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हमने किए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस करे हैं। सो आई थिंक स्पेशल क्लासेस में इतना कंटेंट है कि अगर तुम देखोगे तो तुम वैसे ही मतलब सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैम मजा आ गया, इतना सारा हमें फ्री में पढ़ने को मिल गया, ठीक है। बट जो बच्चे फ्री की क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन से, एक पर्सनलाइज्ड तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे यू कैन गो फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के 2 पेड सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। वन इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन, वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में तुम टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, डाउट्स रिमूव हो जाएंगे, ये सब कुछ प्लस में अवेलेबल है। बट
इतने सबके साथ साथ अगर तुम्हें और भी पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन चाहिए, यू वांट कि एक मेंटर हमें दिया जाए जो हमारी पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करे, हमारे पेरेंट्स से बात करे, अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो, जिन बच्चों को लाइफ में थोड़ी डेविएशन की आदत है ना, चलते चलते भटक जाते हैं, उनको डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए, ठीक है। दोनों के प्राइजेस अलग अलग हैं, यू कैन कंपेयर द प्राइजेस ऑल्सो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो भी अमाउंट में डिफरेंस है आई थिंक वो वर्थ इट है। तुम्हें एक मेंटर असाइन होगा जो तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, विच इज एन ऑसम फीचर इन इटसेल्फ, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में है, क्या सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ने पर भी बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ही होती है। तो अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पर्सनलाइज तरीके से एक गाइडेंस के अंडर पढ़ना है, गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तुम्हारी परफॉर्मेंस लिटरली इंप्रूव होगी ही होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ फॉर श्योर, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। अगेन जितने भी एसवी एटम्स है, कोड तो तुम्हें पता ही है, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम ये कोड यूज करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ लेट मी टेल यू अबाउट वन अनदर फीचर ऑफ अनअकैडमी। जो बच्चे प्लस नहीं खरीदना चाहते बट उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, डरने की बात नहीं है, देयर इज अ फीचर विच इज आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई डाउट आया, नहीं तो हम गोला मार के छोड़ देते थे ना, अब वो गोला मार के छोड़ना नहीं है, उसकी पिक्चर खींची, स्निप किया फोन से और वहां पर अपलोड कर दिया, विद इन अ फ्यू मिनट्स तुम्हारे पास टीचर्स का आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर, है ना। कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है, तुम्हें 2-2, 3-3, 4-4 दिन वेट करना पड़ता है, कई बार तो 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ता है आंसर आने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, ASAP तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मे इट बी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मे इट बी अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तुम डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो आई थिंक मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है एंड आई होप सब बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए हैं। सो पढ़ते रहना और फेस पे एक स्माइल जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि तभी लाइफ का मजा आता है। और हम इसी स्माइल के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।